तो ये कहानी है इचिको कुरोसाकी नाम के एक 15 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट की, जहाँ इसके उम्र के लड़के बीजीएमआई खेलने या लड़की पटाने में समय बर्बाद करता है और दूसरी तरफ हमारे इचिको भूतों को देख सकता है, जो कि बीच की दुनिया भूतों से भरा हुआ है, जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए इनविजिबल होता है। और इचिको की जिंदगी तब बदल जाती है जब इसकी मुलाकात रोकिया कोत्सुकी से होती है, जो कि असल में एक सोल रिपर है और आगे चलकर हमारे इचिको भी एक सोल रिपर बन जाता है। बस उसी दिन से हमारे इचिको की एक सोल रिपर की एडवेंचर शुरू हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आसमान से धरती पे उतर जाते हैं और वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खंबे पर खड़ा हुआ है। मुझे उनकी पावर महसूस हो रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। उसके अगले दिन हम इचिको को देखती है जो कि कुछ गुंडों की कुटाई लगा रहा होता है और वो गुस्से में कहता है, तुम में से क्या कोई है जो मुझे बता सकता है कि वो क्या है। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं, दरअसल यहाँ पे एक छोटी बच्ची मर गई थी, हो सकता है कि ये उसी की हो, कि ये फूलदानी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर इचिको गुस्से में कहता है कि स्पीड से माफी मांगो वरना ऐसा ही फूल मैं तुम्हारे कब्र पे चढ़ा दूंगा। इचिको इतने गुस्से में देखकर इन लोगों की फट जाती है और डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। और उन गुंडे के जाने के बाद उस लड़की की स्पिरिट यहाँ पे आ जाती है। वो स्पिरिट इचिको का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल ये लड़की कुछ ही दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट पे यहीं पर मारा गया था और इचिको इस लड़की को देख पा रहा होता है क्योंकि इसके पास बचपन से ही भूतों को देखने की स्पेशलिटी है। इचिको कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। फिर वो स्पिरिट उससे कहता है, आपका शुक्रिया भैया। फिर इचिको कहता है, ठीक है, रेस्ट एंड पीस, तुम्हारे आत्मा को काफी ज्यादा शांति मिल जाएगी। उसके बाद इचिको अपने घर आ जाता है और इचिको जैसे ही अपने घर के दरवाजों को खोलता है तभी इचिको के फादर उस पर हमला कर देता है। इचिको की मुंह पर लात मार के उसका मुंह तोड़ देता है। फिर उसका फादर कहता है, कोई टाइम है घर आने का, तुम लेट हो, तुम्हें हर समय अलर्ट रहना चाहिए बच्चे, यहाँ तक कि तब भी जब तुम अपने घर पे होते हो। फिर इचिको गुस्से में कहता है, अपने ही बच्चों पर ऐसा कौन लात मारता है, और फिर आपस में ही लड़ना शुरू कर देता है। और इचिको की दो बहनें भी होती है जिनका नाम है यूजो और कारेल। और एक बहन कहता है, क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, खाना ठंडा हो जाएगा। और एक बहन कहता है, अरे यूसु तुम रहने दो, इन दोनों का प्यार दिखाने का ये तरीका है। इचिको और उनके फादर जिनका नाम कोरेसानी होता है वो दोनों आपस में ही हाथापाई करने लगते हैं। तभी इचिको नोटिस करता है कि उसके पीछे एक भूत आ चुका है। अरे ये क्या, ये एक भूत। हाँ, और यहाँ से हमें एक और बात पता चलता है कि कारेन भी भूतों को देख सकता है और इस भूत की वजह से इचिको का ध्यान भटक जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर इचिको की फादर उसको पकड़ लेता है और इसको जमीन पर पटक देता है। और उसका फादर कहता है, लड़ाई करते हुए हमेशा अपना ध्यान दुश्मन पर रखो। और इचिको गुस्से में कहता है, क्या पागल हो गए हो, आप मेरे दुश्मन नहीं, आप मेरे पिता हो। उसके बाद इचिको अपने फादर की कुटाई करके यहाँ से चला जाता है। अब इचिको के जाने के बाद कारेन अपने पिता को डांटने लगते हैं। वाह क्या बात है पिताजी, आपकी वजह से इचिको ने अपने खाना भी नहीं खाया। और ये देखकर उसके फादर अपने मरी हुई वाइफ के पास जाता है और रोने लग जाता है और कहता है, देख रही हो भाग्यवान, इस घर में कोई मेरा कोई इज्जत ही नहीं। उसके बाद अगले दिन सुबह न्यूज में बताया जाता है कि स्टेशन के पास एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है और इस न्यूज को इचिको और इसकी बहन भी देखती है। और इचिको कहता है, ये जगह तो हमारे घर के काफी पास है। उसके बाद इचिको स्कूल जाने लगता है। तभी रास्ते में किसी मॉन्स्टर की हाउल करने की आवाज उसे सुनाई देती है और तभी शहर में एक एक्सप्लोजन होने लगता है और वो ये देखने के लिए उस एक्सप्लोजन की तरफ भागता है। एक्सप्लोजन की जगह पहुंचने के बाद इचिको देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर है जो कि उस बच्चे की स्पिरिट पर हमला कर रहा है, जो देखकर इचिको घबरा जाता है। ये बच्ची इचिको को भी भागने के लिए कहता है और इचिको भी इसके साथ ही भागने लगता है अपनी जान बचाकर। इचिको उस लड़की से पूछता है, ये क्या, ये कहाँ से आया है। और वो लड़की कहता है, भैया मैं नहीं जानती, बस यहाँ से भाग चलिए। दरअसल ये मॉन्स्टर इस लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है और भागते हुए ये लड़की वहाँ पे गिर जाता है। जब ये मॉन्स्टर इस लड़की पर हमला करने वाला होता है तभी वही सोल रिपर रोकिया कुची यहाँ पर आ जाता है। तभी इस मॉन्स्टर को एक ही झटके पे मारकर वहाँ से गायब हो जाता है और इचिको ये देखकर हक्का पक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या हो गया, ये लड़की कहाँ से आई, ये कैसे हो सकता है। और क्योंकि आम लोग स्पिरिट या हॉलो को नहीं देख सकते तो वो लोग कहता है कि यहाँ पे कोई मिस्टीरियस एक्सप्लोजन वगैरह हो चुका है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। रात को इचिको उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वो लड़की खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है। ये देखकर इचिको हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। रोकिया इचिको के रूम में कुछ ढूंढने लग जाती है। रोकिया कहता है, वो आसपास ही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तभी इचिको उस पर एक लात मारता है। अरे पागल औरत, यहाँ आसपास मेरे अलावा कोई नहीं, तुम मेरे रूम में कर क्या रही हो। वो लड़की कहता है, ये क्या तुम मुझे देख सकती हो। रोकिया हैरान हो जाता है कि ये मुझे कैसे देख सकती है और वो कहता है कि इचिको में कुछ न कुछ डिफेक्ट है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान रोकिया को नहीं देख सकता, जो कि वो एक सोल रिपर है। इचिको गुस्से में आकर दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन रोकिया उसके हमले से डॉच कर जाती है। फिर यहाँ पे ये लड़की अपने बारे में बोलता है, मेरा नाम है रोकिया और मैं सोल सोसाइटी से आया हूँ, मुझे एक मिशन दिया गया था कुछ मॉन्स्टर को मारने का। इचिको शांति से बैठ जाता है और इस लड़की के बातें सुनता है और कहता है कि तुम एक सोल रिपर हो और तुम्हें बुरी आत्मा को खत्म करना है। हाँ, मतलब कि दोपहर को जो मैंने मॉन्स्टर देखा था वो एक शैतान था और तुम उसे
खत्म करने आए हो? उसके बाद कहता है ठीक है मैं तुम पे भरोसा कर लेता हूँ। उसके बाद वो गुस्से से कहता है क्या लगता है मैं एक बेवकूफ हूँ? फिर वो लड़की कहता है कि तुम खुद भूत से बातें कर सकते हो तो फिर तुम सोल रिपर पे क्यों एक भरोसा नहीं कर सकते? फिर वो कहता है कि क्यों करूँ मैं तुम्हारा भरोसा, मैंने आज तक कोई सोल रिपर को नहीं देखा। फिर वो लड़की के सर पे हाथ रखकर कहता है ये छोटी बच्ची तुम घर जाओ, बहुत रात हो चुकी है, घर जाके गेम खेलो, चुपचाप घर चली जाओ अपने, वरना तुम्हारे माँ बाप आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। और वो लड़की लड़के का बात सुनकर उसकी दिमाग खराब हो जाता है और वो लड़की कहता है कि क्या कहा तुमने अभी? फिर वो लड़की एक टेक्निक का यूज करके लड़के को पैरालाइज कर देता है। लड़का कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं हिल नहीं पा रहा। फिर वो लड़की कहता है मैंने तुम पर कीटो इस्तेमाल किया है जो कि एक हाई लेवल मैजिक है, ये सिर्फ एक सोल रिपर ही यूज कर सकते हैं। वैसे दिखने में मैं छोटी जरूर हूँ, कम से कम मेरी उम्र 150 साल है। तभी रोकिया अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और एक हमला वो परफॉर्म करने ही वाली होती है। इचिको बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी कि ये हमला इचिको के लिए नहीं बल्कि वो इस भूत के लिए होता है जो हमने कल देखा था और इसे इचिको भी देख सकता है। और वो भूत कहता है मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना। और रोकिया कहता है प्लीज आप डरो मत, वो जगह शैतानों के लिए नहीं है, मैं तुम्हें सोल सोसाइटी भेज रही जहाँ पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर लड़का कहता है ये तुमने क्या किया, वो आत्मा कहाँ चली गई? रोकिया कहता है मैंने उसे सोल सोसाइटी भेज दिया, या फिर ये भी कह सकता हो मैंने उसे सोल सोसाइटी भेज दिया, अब वो वहाँ पे शांति से रह सकता है। रोकिया एक ड्राइंग बनाकर इचिको को समझाती है कि इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट होती है, एक है गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट। बैड स्पिरिट को हॉलो कहा जाता है जो कि वो हॉलोस ह्यूमंस पर हमला करता है क्योंकि ह्यूमन सोल उनका नाश्ता होती है। इचिको मजाक उड़ाकर कहता है एक ऐसी ड्राइंग है तेरी, तू तो सच में एक छोटी बच्ची है। और ये बात सुनकर रोकिया को गुस्सा आ जाता है और उसके चेहरे पर मूंछें बना देती है उसी मार्कर का यूज करके। रोकिया कहता है सोल क्रीपर का दो काम होता है, पहला अच्छी आत्माओं को ढूंढकर सोल सोसाइटी में भेज देना जैसा कि मैंने अभी किया, और दूसरा हॉलोस को खत्म करना। और एक हॉलोस उस बच्ची के पीछा कर रहा था और तभी उस हॉलो को एक स्मेल आती है और वो हॉलोस उस बच्ची का पीछा छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है और तभी इचिको को एक साउंड सुनाई देती है और रोकिया कहता है तुमने भी यो सुना, लगता है यहाँ पे एक हॉलो घूम रहा है। फिर इचिको कहता है तो क्या है, तुम जाके उसको मारो। लेकिन रोकिया कहता है नहीं मैं उसे नहीं मार सकता कि मैं उसका पावर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है किसी बड़ी ताकत मुझे रोक रही है। फिर इचिको कहता है ये क्या तुम बरबर रही हो, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रहा? और तभी अचानक से रोकिया को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट महसूस होता है और ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तभी इचिको की बहन उजू घायल हालत में उसके पास आती है और वो कहती है कि मेरी बहन को बचा लीजिए, वो खतरे में है। लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं रोकिया की मैजिकल स्पेल की वजह से। और रोकिया जल्दी से बाहर जाती है और देखती है उस हॉलो ने कारिन को पकड़ लिया है और रोकिया उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इचिको भी लुढ़कते हुए बाहर आ जाता है और रोकिया कह रहा है क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ लड़ नहीं सकते, तुम ऊपर ही उसके साथ रहे हो। तभी इचिको की नजर उसकी बहन पर जाती है जिसको उस हॉलो ने पकड़ा हुआ था। इचिको वहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करता है, रोकिया की मैजिक को तोड़ देता है। ये देखकर रोकिया हक्के पक्के रह जाता है। इचिको जल्दी से एक चेयर उठाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और वो हॉलो उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है और रोकिया उस हॉलो की टांग पर हमला कर देता है और कारेन को उस हॉलो के हाथ से आजाद कर देता है। और ये देखकर इचिको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और रोकिया कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, ये हॉलो एक सोल की तलाश में है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। रोकिया कहता है कि मैं समझ गई, ये हॉलो शुरुआत से ही तुम्हारे पीछे पड़ रहा है। दोपहर में जो हॉलो था वो उस लड़की के पीछे नहीं था, तुम्हारे पीछे था। जब तुमने उस मरे हुए लड़की के साथ कांटेक्ट किया था शायद उसके बाद से ही तुम्हारी एनर्जी एक्टिवेट होती है और इसी की वजह से तुम्हारी सोल हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही है। इचिको बहुत ही अफसोस के साथ कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो हॉलो उस लड़की के लिए मेरे पीछे पड़ रहा है? मेरी वजह से मेरी दोनों बहनें को चोट पहुंची। उसके बाद इचिको को गुस्सा आ जाता है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। उसके बाद इचिको उस हॉलो के सामने खड़े होकर कहता है हे हड्डी के ढांचे, तुझे मेरी सोल चाहिए ना, आकर ले लो। और ये हॉलो इचिको के ऊपर हमला करने ही वाला होता है और तभी रोकिया की सोल उसके सामने आ जाती है और इचिको को बचाने के चक्कर में रोकिया की हालत खराब हो जाती है। रोकिया मरते हुए कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम कभी भी उस हॉलो को हरा नहीं सकते, तो क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, क्या तुम ये बात भूल गई? रोकिया यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। रोकिया मरते हुए भी कहता है अगर तुम इसको अपने सोल दे भी देते तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, वो फिर से अपना अगला शिकार ढूंढता रहेगा, इसकी भूख कभी शांत ही नहीं होगी। इचिको कहता है क्या कोई तरीका है इसे रोकने के लिए? फिर रोकिया कहता है तुम्हें मेरी जगह सोल रिपर बनना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरी ये तलवार को अपने सीने के अंदर उतारना होगा, बस यही एक तरीका है, मैं अपनी सारी ताकतें तुम्हारी अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मैं नहीं जानती ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन यही आखिरी रास्ता है। फिर इचिको कहता है ठीक है तो फिर ये तलवार मुझे दो सोल रिपर। इचिको रोकिया की तलवार पकड़ लेता है और इचिको उस तलवार को अपने अंदर घुसा लेता है और रोकिया अपनी सारी ताकतें इचिको
के अंदर समा लेती है और तभी यहाँ पे इचिको एक सोल रिपर पे बदल जाती है और वो इस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और रोकी यहाँ पे सोचता है कि मैंने तो अपनी आधी ताकत इसे दी थी, इसने तो पूरी ही ले ली। इतनी ज्यादा ताकत मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी है। किसी सोल रिपर के पास मैंने इतनी बड़ी तलवार कभी नहीं देखी। उसके बाद इचिको एज ए सोल रिपर एक ही वार में उस हॉलो को मार देता है। और यहाँ पे एक जानकारी देने वाली बात यह है कि सोल रिपर की इस तलवार को जान पाक्रो भी कहा जाता है और इसी दिन से इचिको की लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। उसके बाद अगले दिन मैंने इचिको की फादर को देखता हूँ जो कि इचिको के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इचिको इन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और इचिको कहता है कि आपका दिमाग फिर से खराब हो चुका है क्या? ऐसे कौन उठाता है अपने बेटे को? आपके बेटे को ऊपर सुबह सुबह हमला करते हुए शर्म नहीं आती? उसके बाद उसके फादर कहता है, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और तभी इचिकी को पिछली रात वाला सीन याद आता है और वो अपने पिताजी से पूछता है इजुको और कारण कैसा है, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? उसके फादर कहता है कि चोटें ये क्या कर रहे हो? इचिको घर के बाहर जाते हैं और उसके पिता उससे कहता है कि कल रात को एक नशेड़ी ने एक ट्रक को इस घर के अंदर घुसा दिया था। उसके फादर कहता है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि किसी को कोई चोट नहीं लगी। और उसकी बहन कहता है ये इंसिडेंट काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता आपको? और वो कहता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम में से किसी की भी भनक तक नहीं लगी। उसके बाद वॉर्ड भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बहुत अजीब है ना? और ये सारी बातें देखकर इचिको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है कि इन सबको कल रात वाली बातें क्यों नहीं याद है। कल रात को एक हॉलो ने पकड़ लिया था जो उन्हें मारने वाला था। और तभी इचिको समझ जाता है ये काम उस सोल रिपर का है कि उसी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसकी फैमिली की मेमोरीज इरेज हो चुका है। उसके बाद हम इचिको की स्कूल को देखता है जहाँ हम होरीहिमे और ताकी दम की दो लड़की को देखते हैं। और तभी इचिको भी यहाँ पे आ जाता है और अपनी क्लास के तरफ जाते हुए ओरीहिमे के साथ टकरा जाता है। ओरीहिमे गिर जाती है और ताचकिमी इचिको की डांटने लग जाती है। इचिको तुमने इसे नीचे गिरा दिया, तुमने उससे सॉरी बोलो। इचिको उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और ये कहकर जब उसके तरफ हाथ बढ़ाता है तो ओरीहिमे शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। यहाँ से वो क्लासरूम की तरफ जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है और उसके दोस्तों में ही एक बंदा चैट भी है। और तभी इचिको देखता है कि रोकिया भी यहाँ पे आ चुका है जो कि एक सोल रिपर है। और इचिको इस रोकिया को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो एक सोल रिपर है। और रोकिया कहता है हे मैं यहाँ पे नया हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रोकिया हैंडशेक करने के बहाने इचिको के अपने हाथ दिखाता है जिस पे लिखा हुआ था अगर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अभी के अभी। ये देखकर इचिको बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रोकिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद इचिको रोकिया को बाहर ले जाता है और इचिको उससे कहता है ये छोटी बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ? रोकिया कहता है बकवास बंद करो, अब मेरे पास सोल सोसाइटी में जाने की एबिलिटी नहीं बची है, वहाँ सिर्फ सोल रिपर्स एंटर कर सकती है। अब गोचू कल रात तुमने मेरी सारी पावर्स ले ली थी और इसीलिए मैं सिर्फ एक नॉर्मल सोल बन चुकी हूँ और मैं कोई अब सोल रिपर नहीं हूँ और तुम्हारी वजह से मैं सोल सोसाइटी नहीं जा सकती। लेकिन तुम तो एक सीमिका भी हो ना, तो बाकी लोग तुम्हें कैसे देख सकते हैं? रोकिया कहता है कि मैंने अभी एक गीगाई पहनी हुई है जो कि एक टेम्पररी बॉडी होती है जिससे पहनकर एज ए सोल रिपर वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर सकती है और बस इसी की वजह से इचिको की क्लासमेट उसको देख सकती है। ठीक है, जब तक मेरी पावर वापस नहीं आ जाती तुम्हें एज ए सोल रिपर काम करना होगा, समझ गए ना? लेकिन यहाँ पे इचिको सोल रिपर्स की ड्यूटी को करने से साफ मना कर देता है। फिर रोकिया कहता है ठीक है तुम नहीं मारने वाले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद रोकिया एक ग्लव्स पहनते हुए हाथ में इचिको को ऐसा जोर से धक्का मारती है कि उसका रूह निकल जाती है। इचिको एक सोल रिपर में बदल जाती है और इचिको चौंकते हुए कहता है अरे ये तो मेरा शरीर है, कहीं तुमने मुझे मार तो नहीं दिया? और रोकिया कहता है अरे घोंचू तुम मरा नहीं, मेरे साथ रहो। रोकिया इचिको को अपने साथ ले जाती है और उसके पास एक फोन भी होता है और वो उसे बताती है ये सोल सोसाइटी का गैजेट है जिसके थ्रू वहाँ के हेड इंचार्ज हमें ऑर्डर दे सकती है और ये ऑर्डर सोल सोसाइटी से दिए जाते हैं और इस ऑर्डर के हिसाब से हमारे आसपास हॉलो है। और ठीक ऐसा ही होता है, एक पार्क के अंदर एक हॉलो एक छोटी बच्ची का पीछा कर रहा होता है और ये बच्चा एक सोल ही होता है। और जैसे ही इचिको इस बच्चे को देखता है उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी रोकिया उसे रोक लेती है और रोकिया कहता है कि तुमने कभी कहा था कि तुम किसी के लिए भी फाइट नहीं करोगे, तो फिर अभी तुम क्यों जा रहे हो? इचिको ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ तुम चूज नहीं कर सकते कि किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है। सोल रिपर की नजर में सभी सोल एक बराबर होती है। अगर तुम उस बच्चे की हेल्प कर दी तो तुम्हें एक सोल रिपर बनना होगा, तो क्या तुम उस स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान को दांव पे लगा सकते हो? और इचिको यहाँ पे हेजिटेट करने लगता है और काफी सोचने के बाद इस स्पाइडर हॉलो को मार ही गिराता है और उस बच्चे की सोल बचा ही लेता है। इचिको कहता है हाँ मैं वैसा ही करूंगा जो मेरा दिल करेगा और मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि कब मुझे लड़ना है और कब मुझे नहीं लड़ना है। इसके बाद इचिको अपने स्वॉर्ड की बैक साइड के बच्चे के सिर पे टच कर देता है और उस बच्चे का सोल सोसाइटी में चला जाता है। और ये देखकर रोकिया हैरान हो जाती है कि इस सेरेमनी को ना सिखाए एक खुद ही परफॉर्म कर लेती है। एक्चुअली इस सेरेमनी को कौन सो कहा जाता है। उसके बाद हम होरीहुइन को देखते हैं जो कि अपने घर में पढ़ाई
पढ़ाई कर रही होती है और बहुत दूर से ही एक सोल उस पे नजर रख रही थी और ये सोल ओरूरी की भाई की थी। लेकिन तभी दो हॉलोस वहाँ पे आ जाते हैं और उससे पकड़ लेते हैं और उसे फोर्सफुली किसी दूसरे दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ओरिहिमे के भाई को खा जाते हैं और ये बंदा भी हॉलो में बदल जाता है। और दूसरी तरफ इचिको रोकिया से परेशान हो चुका था क्योंकि रोकिया हर टाइम उसको फॉलो करते रहती थी किसी छोटी बच्चे की तरह। हाँ ठीक है, तुम सोल रिपर की जॉब करना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। और तभी एक गाड़ी ओरिहिमे को ठोक कर जा चुकी है और वो दोनों दौड़ते हुए ओरिहिमे के पास आती है और वो देखते हैं कि ओरिहिमे बिल्कुल सही सलामत है। फिर ओरिहिमे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ओरिको, मैं बस फिसल के गिर गई थी। उसके बाद आपस में दो लड़की मिलते हैं। रोकिया कहता है अरे हाँ मुझे याद है, ये हमारे क्लासमेट है ना। ओरिहिमे उन लोगों को बताती है कि मैं सब्जी लेके जा रही थी और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं फिर भी ठीक ठाक, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और तभी रोकिया को उसके पैर पर एक हैंड प्रिंट दिख जाता है जो कि किसी इंसान का नहीं लग रहा था। रोकिया को ओरिहिमे पर शक हो जाता है, क्या सच में किसी गार्ड ने अभी इस पर हमला किया था या फिर कोई और चीज थी। अब शाम को दोनों घर जाते हुए रोकिया इचिको से पूछता है कि वो लड़की कौन थी। इचिको कहता है वो तो कात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो कहता है 3 साल पहले उसका बड़ा भाई मर गया, वो भी हमारे कोरोसाकी क्लिनिक के सामने। वही ओरिहिमे का एक लौता रिश्तेदार था। बस उस दिन के बाद से ही ओरिहिमे अकेला पड़ गई और ये सुनकर रोकिया समझ गई कि उसी कार एक्सीडेंट में उसके भाई ने उसे बचाया था और उसके हैंड प्रिंट जो कि उसके टांग के ऊपर था वो कोई इंसान का नहीं था। उसके बाद इचिको रोकिया से पूछता है तो अगर तुम सोल सोसाइटी नहीं वापस जाते तो तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन रोकिया इसका कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ ताजकी ओरिहिमे का डिनर लेकर आती है और दोनों बैठ के डिनर करने लगते हैं। और यहाँ इचिको की बहन उससे पूछता है क्या तुमने मेरे पजामा देखे हैं, कल से मुझे नहीं मिल रहे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि रोकिया ने इजुकी का पजामा को चुराया था और रोकिया इजुकी के कमरे में ही उसके क्लोजेट में रहती है और इस बात के बारे में इचिको को नहीं मालूम होता है। तभी रोकिया को अचानक से कुछ महसूस हो जाता है और क्लोजेट को खोल देता है और जैसे ही इचिको उसे देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे परमिशन के बिना तुम यहाँ पे क्यों रहते हो। फिर वो कहता है वो आ रहा है और रोकिया जल्दी से उस ग्लव्स को पहनकर उसकी सोल को अलग कर देती है और ऐसा करते ही उनके कमरे के अंदर एक मॉन्स्टर आ जाती है और ये वही मॉन्स्टर था जो कि उसके क्लासमेट के बड़े भाई का था। उसके बाद इस मॉन्स्टर और इचिको को बीच फाइट होने लगी है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और ये हॉलो के साथ लड़ते हुए इचिको को पता चलता है कि ये हॉलो और कोई नहीं बल्कि ओरिहिमे का बड़ा भाई है और तभी ये हॉलो वहाँ से चला जाता है। तभी रोकिया बताती है कि वो स्पिरिट जो कि बहुत ही ज्यादा अकेले रहती है, जो कि कुछ ऐसे डिजायर जो कि जीते जी उनके पूरे नहीं हो पाती है, उसकी वजह से उनकी आत्मा भटकती रहती है और ऐसी स्पिरिट को हंट करके हॉलो उन्हें के जैसा बना लेती है। यहाँ पे ओरिहिमे और तात्सुकी आपस में दोनों बात कर रही होती है। तभी ये हॉलो ओरिहिमे का भाई वहाँ पे आ जाती है और उसकी प्रेजेंट को ये लोग भी फील कर पाती है। पर इचिको इस बात से कंफ्यूज था। बाकी ही में जो हॉलो से जो ओरिहिमे का भाई है तो वो मेरे पीछे क्यों आया था, मुझे मारने के लिए। रोकिया कहता है हमें ओरिहिमे को सबसे पहले बचाना होगा क्योंकि वो खतरे में है, एक हॉलो बन चुका है और हॉलो किसी के सगे नहीं होते। रोकिया बताती है कि उस हॉलो को हराने का बस एक ही रास्ता है, अपने जन बाकरो से उसका सर को बीच में से काटना होगा। और ये सुनकर इचिको शॉक में रह जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ओरिहिमे और तात्सुकी के ऊपर ये हॉलो हमला कर देते हैं और तात्सुकी बुरी तरह से घायल हो जाती है और ओरिहिमे एक कोने में बैठकर ये सारी चीजें देख रही होती है। उसके शरीर से एक लंबी सी चेन उससे कनेक्ट हो जाती है जिससे कि एक और बॉडी उससे कनेक्टेड होती है। असल में इनमें से एक बॉडी ओरिहिमे का है और दूसरी एक चेन असल में उसका सोल चेन है जो कि ह्यूमन की सोल्स को उनके साथ कनेक्टेड रखती है और ये सोल को ओरिहिमे के साथ कनेक्टेड कर दिया है। ओरिहिमे हिम्मत करके तात्सुकी की जान बचाने की कोशिश करती है। तभी ओरिहिमे नोटिस करती है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी उसका नाम लिया और ये सुनकर ओरिहिमे हक्की पक्की रह जाती है। ओरिहिमे उस मॉन्स्टर से पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। मॉन्स्टर कहता है क्या तुम मेरा नाम भूल चुके हो। दूसरी तरफ इचिको और रोकिया बहुत ही तेजी से ओरिहिमे के घर की तरफ जाती है। इचिको रोकिया से पूछता है कि वो अपने ही घर के लोगों के ऊपर क्यों हमला कर रहा है। रोकिया कहता है अभी उसके अंदर ह्यूमन इमोशनल कुछ भी नहीं है। जब वो लोग हॉलोज बन जाते हैं तो उनके अंदर एक हॉलो ओपन हो जाता है, वो इनकम्प्लीट एमपीज बन जाते हैं और अपने आप को पूरा करने के लिए ह्यूमन सोल्स खाते हैं और उनके पास कोई दिल नहीं होता, तो उनके पास से ह्यूमंस की तरह बर्ताव करने की कोई उम्मीद ना रखना। और उस हॉलोस को गुस्सा आ जाता है कि उसने अपने बड़े भाई को भूल गई है और ओरिहिमे को जैसे ही मारने वाला होता है और तभी इचिको यहाँ पे आ जाता है और इस हॉलो को रोक देता है और तभी ओरिहिमे इचिको को देख पा रही होती है और ये चीज इचिको को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है और उसे तभी समझ आती है कि इस वक्त ओरिहिमे मर चुका है और उसकी सोल उसके शरीर से अलग हो चुकी
देती है और तभी वो हॉलो इचिको को मारकर दूर फेंक देता है और इचिको घर के बाहर जाके गिरता है। हॉलो ओरिहिमे को कैप्चर कर लेता है और इस हॉलो की आंखों को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है और वो लड़की धीमी आवाज में कहती है बड़े भैया, और वो लड़की अच्छे से समझ जाती है कि उसका बड़ा भाई एक मॉन्स्टर बन चुका है और ओरिहिमे उससे सवाल करता है कि क्या तुम सच में मेरे भाई हो क्या? वो कहता है कि मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा, मेरा भाई मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। और वो राक्षस कहता है कि जब मैं मरा था तुम रोजाना मेरे लिए प्रे करती थी और बहुत दिनों के बाद वो ताकसुकी तुम्हारे दोस्त बन गई और उसके बाद से तुमने मेरे लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया। तुम धीरे धीरे मुझे भूलती चली गई और तुम जब हाई स्कूल में पहुंच गई और तुमने मेरे लिए प्रार्थना करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे बिना काफी ज्यादा खुश लगते हो और धीरे धीरे मैं ऐसा बनता गया। ये सब तुम्हारी गलती है। उसके बाद ये हॉलो ओरिहिमे को मारने लगता है और तभी इचिको दोबारा से इसके ऊपर हमला करने लगता है। तुम कैसे भाई हो? तुम अपने बहन को ही मारना चाहते हो? और वो राक्षस कहता है तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो कि मैंने ही ओरिहिमे को पाल पोस के बड़ा किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। ओरिहिमे मुझे भूल गई। इसके बाद दोनों बीच में घमासान फाइट होना शुरू हो जाता है। ओरिचिको उसका हाथ काट देता है और तभी उस हॉलो को दिखता है उसके सिर में एक बैंड दिखता है जो कि बहुत पहले उसने अपनी बहन को दिया था और अब धीरे धीरे उसका भाई सोरा होश में आने लगता है। वो डुकिया समझ जाता है अपनी मर्जी से नहीं बना है ऐसा, इसे बनाया गया है और जैसे ही इचिको के ऊपर हमला करने ही वाला होता है और तभी ओरिहिमे उसके सामने आ जाती है और उसे रोक लेती है कि मुझे माफ कर देना बड़े भैया, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने ही आपसे कहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। सिर्फ मेरी ही वजह से आपकी आत्माओं को शांति नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे हमेशा से ही एहसास था कि आप मेरे आसपास ही हो। मुझे लगा था कि अगर मैं खुश रहूंगी तो आप मुझे देखकर खुश रहेंगे। ये मेरा शौक मनाने का तरीका था कि मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मैं आपके बिना भी लाइफ जी सकती हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वजह से उदास हो जाओगे। हॉलो ओरिहिमे का इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा पेन फील करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये देखकर इचिको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये क्या चल रहा है? ओरिहिमे का बड़ा भाई उस हॉलो से लड़ रहा है। लगता है वो अपने मर्जी से हॉलो नहीं बना था, किसी ने इसे फोर्सफुली बनाया है और वो पावरफुल मॉन्स्टर ओरिहिमे के भाई को प्रोसेस करना चाहता है और ऐसा लगता है उसका भाई उससे पूरी तरह से रेजिस्ट करना चाहता है। अगर किसी सोल को किसी स्ट्रॉन्ग हॉलो खा जाता है तो वो वीक सोल को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी शब्दों में जिस हॉलो ने इसके भाई को कब्जा किया है उसका हमेशा से ही टारगेट तुम थे इचिको। अब उसका भाई उस स्ट्रॉन्ग हॉलो से लड़ रहा है ताकि वो ओरिहिमे को लहट न कर पाए और काफी टाइम तक लड़ने के बाद हॉलो का मार्ग टूट जाता है और इस इनर फाइट में ओरिहिमे का बड़ा भाई जीत जाता है और तभी ओरिहिमे बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ओरिहिमे दोनों इसे देखता है और वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो सोल चेन अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी ओरिहिमे मरी नहीं है। इधर रोकिया ओरिहिमे को हील करना शुरू कर देती है और सोरा ओरिहिमे के अभी भी हेयर बैंड को ही देख रहा होता है और तब उसे याद आता है कि वो हेयर बैंड को उसे अपने मरने वाले दिन में गिफ्ट किए थे और ओरिहिमे ने आज तक इसे पहन के रखा है और उस दिन के बाद से ओरिहिमे इसे रोज पहनता है ताकि उसे अपना बड़ा भाई याद रहे। और तभी सोरा इचिको की तलवार उठाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि वो दोबारा से एक मॉन्स्टर के अंदर बदल जाएगा, लेकिन इचिको इसे रोकने की कोशिश करता है। फिर रोकिया कहता है कि इचिको उसे मारना कोई बुरी बात नहीं, उसका सोल फिर से प्यूरिफाई होकर सोल सोसाइटी में चला जाएगा। तभी ओरिहिमे को होश आ जाता है। जाने से पहले वो अपने बड़े भाई को प्यार से अलविदा कहता है। उसके बाद सोरा खुद को निपटा देता है। तभी रोकिया इचिको को बताती है कि ओरिहिमे का इस सोल चेन टूटी नहीं है, इसका मतलब अभी ये जिंदा है। और रोकिया तात्सुबी और ओरिहिमे की याद मिटा देती है और सोरा को जाते ही ओरिहिमे बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद ओरिहिमे दोस्तों को कहानी सुनाती है कि कल रात को मेरे घर में 2 सुमो चैंपियन आ चुके थे। वो दोनों मेरे घर में ही एक दूसरे से सुमो फाइट करना शुरू कर दिया था और दीवार में एक छेद कर दिया एक गन मार के, और इनके दोस्तों को लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और कुछ भी बोलते जा रहा है। इचिको और रोकिया भी ये सब कुछ देख रही होती है। दरअसल रोकिया अपनी सोल गैजेट का यूज करके ओरिहिमे का सारे मेमोरीज इरोज कर दिया था ताकि कल रात को जो कुछ भी हुआ ओरिहिमे को याद ना रहे। इचिको कहता है क्योंकि अब तुम्हारी पावर्स मेरे पास
पास आ चुकी है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान के सामने जब कोई मुसीबत देखता है तो उसकी हेल्प जरूर करता है। फिलहाल के लिए जब तक तुम्हारी पावर रिकवर नहीं हो जाती मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब अगले दिन 3 दोस्तों को किसी तोते के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उनके पास एक तोता होता है और उनके हिसाब से ये तोता श्रापित है, क्योंकि ये तोता जिस किसी के पास भी होता है वो आदमी की किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है। अब इनके ऊपर से एक स्टील बर्ड उनके ऊपर गिर जाता है और हमारे गीगा चैट उसे रोक लेता है और इसका पूरा नाम है यासुतोसा सातो, लेकिन हम उसे गीगा चैट बुलाएंगे। इन हादसे को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि ये तोता सच में कवच है और वो दोनों इस तोते को इनको देकर चले जाते हैं। इसके बाद हम अंडरग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर एक हॉलो कहता है हम खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों को खाते हैं। अगर किसी हॉलो ने वुडी हॉर की जोर को खा लिया तो उसे उसकी लत लग जाती है। सोल रिपर की स्वाद ही ऐसा होता है। इसके बाद हम इचिको और रोकिया को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होती है। एज यूजुअल तभी इचिको को एक क्लासमेट यहाँ पे आ जाता है और इसका नाम है कोचिमा और खुद को रोकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है। रोकिया ये 1 नंबर का छिचोरा है, इससे दूर रहियो, जरा संभल के रहना इससे। तभी इचिको का एक दूसरा दोस्त यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम ईगो होता है। रोकिया को देखकर पागल हो जाता है बिल्कुल सांची की तरह और खुद को रोकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि इनके ग्रुप में एक कुड़ी आ चुकी है। अब सादो यहाँ पे आ जाता है और उसके हाथ में वही तोता होता है। सादो के ऊपर मरहम पट्टी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सादो को चोट कैसे लग गई। सादो कहता है कल रात मेरे ऊपर एक स्टील रॉड गिर गया था और आज सुबह ही मेरे मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा हूँ इसलिए मुझसे ज्यादा उस बाइक राइडर को ही चोट लगी और मैं भी उसे हॉस्पिटल से छोड़ कर आया हूँ, इसी वजह से मैं लेट हो गया। इसके दोस्त सुन के हैरान हो जाते हैं और तभी सादो का तोता भी बोलने लग जाता है। रोकिया और इचिको को बहुत ही अजीब सा पावर सेंस हो जाता है। रोकिया इचिको के चेहरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसने जो भी फील किया इचिको ने भी फील किया है। और तभी रोकिया अपने मन में सोचती है कि इचिको ने इस तोते को देखते ही पहचान लिया, ये तोता एक स्पिरिट है और दूसरों के लिए परेशान भी होता है। लगता है इचिको समझ रहा है कि एक सोल रिपर होना कैसा होता है। फिर इचिको बोलता है जब मैं 8वीं कक्षा में था और मेरा बालों की कलर की वजह से मेरा बाकी सभी से बहुत झगड़ा होता था। एक दिन मैं ऐसे ही लड़ रहा था, मुझे इस झगड़े से बचाने वाला कोई नहीं था और तभी सादो वहाँ पे आया। सादो ने मुझे सभी से बचाया। सादो ने एक बार भी उनके ऊपर हमला नहीं किया। सादो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, बिना वजह वो किसी का भी हाथ नहीं उठाता है। उसके बाद इचिको अपने घर जाता है और फिर देखता है कि इसकी दोनों बहनें बहुत ही जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं और उसी पास ही में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तभी इचिको अपने सामने सादो को देखता है जो कि बुरी तरह से घायल हो चुका था। इचिको सादो को देखकर हैरान हो जाता है। इचिको बहन कारेन जब उस तोते को देखती है तो वो बुरी तरह से घबरा जाती है। ये सभी लोग देखते हैं कि सादो के पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान बन चुका था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इचिको के फादर सादो से पूछते हैं कि ये पंजा कैसे पड़ गया तुम्हें, पर सादो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और इनको इलाज करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन सादो इतना ज्यादा घायल होता है कि वो जैसे ही उठता है तो वो नीचे गिर जाता है। इचिको सादो के घाव को देखकर समझ गया था कि ये पक्का किसी हॉलो का काम है और वो रोकिया के पास जाता है। वो घाव पक्का किसी हॉलो का काम है। अगली सुबह सादो सुबह बिस्तर में नहीं होता है, वो मिसिंग हो चुका है। इचिको और रोकिया उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इचिको बोलता है कि जब से उसे वो तोता मिला है वो किसी न किसी एक्सीडेंट में फंसता ही जा रहा है। इचिको कहता है कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस तोते की वजह से हो रहा है, उस तोते के पीछे किसी हॉलो का हाथ है। रोकिया कहता है कि गुड वर्ल्ड और बैड वर्ल्ड के बीच में एक छोटा सा गैप होता है और इस गैप के बीच में अगर कोई छुप जाए तो उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर वो हॉलो इस गैप के अंदर छुपा हुआ है तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। जब वो सादो पर हमला करने के लिए आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे रोकिया की ड्राइंग बहुत ज्यादा बकवास होती है जिसे देखकर इचिको बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर इचिको कहता है कि अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो फिर से सादो को ऊपर हमला हो सकता है। वो रोकिया से पूछता है कि हम उस तोते की सोल को सेंस नहीं कर सकते। रोकिया कहता है इचिको हमेशा कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। और फिर इचिको पूरे ध्यान से फोकस करता है और इचिको के अराउंड एक ऑरा डेवलप्ड हो जाता है और रोकिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि इचिको स्पिरिचुअली इतना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तोता और लड़का किसी फैक्ट्री में जा रहे होते हैं। तभी वो तोता साधु से कहता है आप बहुत ही अच्छे हैं, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, लेकिन आप मुझे ऐसे ही लेकर घूमेंगे तो आपको जान को खतरा होगा। जो भी आदमी मुझे अडॉप्ट करता है उसके किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है, प्लीज आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए ना। फिर साधु कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम कारिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, कहीं पर जाने लगती है। यहाँ पर रोकिया इचिको को देखकर हैरान हो जाती है। इचिको के सामने
में जो एनर्जी पैदा हो रही थी, यानी कि उसके अराउंड जो ऑरा था, वो सारी एनर्जी मिलकर एक रिबन का रूप ले लेती है और इन रिबन में से एक रिबन उस तोते का रूप होता है और उसे इचिको सेंस करके पकड़ लेता है। फिर रोकिया कहता है ये तो स्पिरिट रिबल से, ये सिर्फ हाई लेवल के लोग ही देख सकते हैं। इस लड़के ने इतने कम समय में इतना कुछ सीख लिया। उसके बाद हम साधो को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में तोते के साथ बैठा हुआ था। वो तोता साधो को बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए वरना आप भी मारे जाएंगे। लेकिन साधो उस तोते की बात को नहीं सुनता है। तभी साधो को कुछ सेंस होता है। तभी एक हॉलो उसके ऊपर हमला कर देता है। साधो उस तोते को पकड़कर जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए रास्ते में उसे इचिको दिखाई देता है, लेकिन साधो इचिको की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ भागते हैं क्योंकि साधो इस बात को जानता था उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है जो कि उस पर बार बार हमला कर रहा है। साधो डिसाइड करता है कि इचिको को इस मामले में नहीं पड़ने देगा। साधो खुद उस मॉन्स्टर की तरफ लड़ेगा। कारेन इचिको के सामने तरफ आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। इचिको पूछता है, कारेन क्या हुआ तुम्हें? कारेन कहता है अपने बहन को ले जाओ यहाँ से। रोकिया कहता है मैं पीछे जाती हूँ। इचिको कहता है नहीं यहीं रुको। रोकिया कहता है तुम कारेन को अपने साथ ले आओगे, तुम हॉलो के साथ नहीं लड़ पाओगे इचिको, और इससे कारेन को भी खतरा होगा। तुम इसके पीछे जाओ, मैं साधो के पीछे जाता हूँ। इचिको अपने बहन को उठाकर ले जाता है। कारेन रास्ते में कहते हैं इचिको से कि भैया मैंने उस सोल के अंदर उसकी मेमोरीज को देखा। वो सोल एक बच्चा है और उसकी आंखों के सामने उसके माँ को मार दिया गया था। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया उस बच्चे को बचा लो। दूसरी तरफ हम रोकिया को देखते हैं जो कि साधो का पीछा कर रहा है। तभी वो एक जगह पे रुक जाती है और उसे कुछ सेंस होता है और तभी वो हॉलो उसके सामने आ जाती है और तभी वो हॉलो एक बड़ा सा मुंह खोलता है रोकिया को खाने के लिए। रोकिया उसके हमले से डॉच कर जाती है और तभी रोकिया उस हॉलो पर जोरदार किक मारती है और उस हॉलो के ऊपर डिस्ट्रैक्शन स्पेल भी कास्ट कर देती है, पर इस स्पेल का इस हॉलो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। साधो को एक स्पेल की साउंड सुनाई देती है और रुक जाता है और वो तोता बताती है कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला कर रही है। साधो ये सुनकर उस तोते को नीचे जमीन पर रख देता है। रोकिया की हेल्प करने के लिए जाने लगता है जहाँ पर ये हॉलो समझ गया था कि रोकिया एक सोल रिपर है। किसी वजह से रोकिया अभी कमजोर है। रोकिया अभी समझ चुकी थी ये हॉलो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोकिया उस मॉन्स्टर से पूछता कि उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? और क्योंकि रोकिया के पास अपनी ताकतें नहीं होती तो ये हॉलो रोकिया के ऊपर डोमिनेट करता है। यहाँ पर इचिको कारेन को अपने घर लेकर आ जाता है और इसे बेड पे सुलाकर दोबारा से रोकिया को बचाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए इचिको सोचता है मॉम को गुजर जाने से पहले कारेन छोटी छोटी बातों पर रो जाती थी और मॉम को जाने के बाद कारेन ने रोना बंद कर दिया। यूजो ने सारे घर की जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी। जिस उम्र में इसे खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में उसने जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दी और इचिको रोकिया की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर इस हॉलो ने रोकिया को पकड़ लिया था और वो मॉन्स्टर कहता है मेरा अंदाजा सही था, तुम एक सोल रिपर हो, तुमने एक इंसानी रूप धारण क्यों कर रखा है? और तभी साधो यहाँ पे आ जाता है और उस हॉलो को जोरदार पंच मार के उसे दूर फेंक देता है और इसकी वजह से ये हॉलो दूर का जाके गिरता है और रोकिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि भाई साधो भी हॉलो को देख सकता है। रोकिया मन में कहता है कि इसके पास भी कोई एबिलिटी है, कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा गीगा चैट तो बस हवा में ही तुक्के लगा रहा है और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे देख सकता है और तभी साधो दोबारा से इस मॉन्स्टर पर एक पंच मार देता है। ये देखकर रोकिया कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक मामूली इंसान कोई हॉलो को नहीं देख सकता है, पर गीगा चैट को इस हॉलो की आवाज सुनाई दे रही है जिससे कि वो अंदाजा लगा लेता है कि उस वक्त तो हॉलो कहाँ पर है। तभी ये हॉलो हवा में उड़ जाता है। अभी रोकिया चैट को गायब करती है कि साधो बचकर, वो हॉलो तुम्हारे ऊपर है। फिर वो कहता है क्या तुम ये सब देख सकती हो? रोकिया कहता है ये सब तुम्हें बाद में समझाऊंगा, वो ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। साधो एक खम्बो को ही उखाड़ लेता है और इस खम्बे को तुक्के से उसके ऊपर मार देता है और इसे नीचे गिरा देता है। रोकिया उससे कहता है तुम हार मान लो क्योंकि एक और सोल रिपर रास्ते में ही है। तभी ये हॉलो इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और तभी कहीं से बहुत सारे मिनी मॉन्स्टर आ जाते हैं। रोकिया और साधो को जकड़ लेते हैं और तभी साधो पूरे अपनी एनर्जी लगाकर इस मॉन्स्टर से आजाद हो जाते हैं, जिसे देखकर ये हॉलो भी हैरान हो जाती है। हॉलो कहता है कोई भी इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हॉलो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ताकत से मुझे रोक पाओगे? हाँ। तभी साधो इसको पंच मारने की कोशिश करता है और हॉलो इसे डॉज कर जाता है। दोबारा से साधो हवा में पंच मारने लगता है। रोकिया इसे दोबारा से बताती है अरे वो बेवकूफ तुम उधर क्या कर रही हो, वो तुम्हारे सर के ऊपर ही है, हवा में मुक्के चलाना बंद करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी साधो रोकिया को अपने गोद में बैठा लेता है और उसे उस हॉलो की डायरेक्शन पे भेज देता है ताकि रोकिया इस हॉलो पर हमला कर सके और हॉलो दोबारा से कुछ मिनी मॉन्स्टर को रोकिया की तरफ फेंक देता है और इसकी वजह से रोकिया नीचे गिर लगती है और साधो इसे बचा लेता है और तभी ये हॉलो कुछ अजीब सी आवाज निकलता है। रोकिया के शरीर के ऊपर जो मॉन्स्टर लगे हुए थे वो अचानक से फटने लगते हैं जिसकी वजह से रोकिया घायल हो जाती है। साधो
दादो को भी गुस्सा आ जाता है और इस हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो देखता है जो तोता एक सेफ जगह पर रखा हुआ था, उस तोते को वो हॉलो ने पकड़ लिया है और अपने उस चिपचिपे मॉन्स्टर को उसके चारों ओर फैल दिया है। और हॉलो कहता है मैं उस छोटे बच्चे की आत्मा को मार गिराऊंगा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तोता मारा जाएगा। अब रोकिया इस तोते को बचाने के लिए उसकी जिम्मेदारी चैट पर छोड़ देती है और इस हॉलो का सामना करना शुरू कर देती है। रोकिया उस लड़के को बोलता है कि मेरे पीछे आओ और इन हॉलो को डिस्ट्रैक्ट करके वो वहाँ से भाग जाता है ताकि ये हॉलो उनके पीछे पीछे आए। कुछ ही दूर भागने के बाद नदी के किनारे आ जाता है, हॉलो भी इनके पीछे आ जाता है और हॉलो कहता है क्या हुआ, रास्ता खत्म हो गया। रोकिया कहता है अब मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है और तभी इचिको यहाँ पे आ जाता है और तभी ये सारे मॉन्स्टर इचिको पर हमला कर देते हैं। तभी रोकिया अपने ग्लव्स का यूज करके इचिको की सोल को बाहर निकाल देते हैं। इचिको हॉलोस के साथ लड़ने लगते हैं। रोकिया इसके मरे हुए शरीर को संभाल रही होती है। रोकिया उसको ये तोते और उसको कई सेफ जगह जाने के लिए कहता है और वो हैरान हो जाता है कि भाई इचिको को क्या हुआ। रोकिया कहता है इचिको अभी उस हॉलो के साथ लड़ रहा है, इचिको की बॉडी को रक्षा करनी होगी और इचिको अपनी तलवार से इस हॉलो को मारने ही वाला होता है। तभी इचिको रुक जाता है और वो पूछता है क्या तुमने ही उस बच्ची और उसकी माँ को मारा था क्या? कि सोल अभी उस तोते के अंदर है। यहाँ पर ये तोता जिसके अंदर एक शिबा का नाम की बच्ची की एक आत्मा होता है, वो तोता कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे ही गलती है, मैं ही अपनी माँ को वापस से जिंदा करना चाहता था। तुम्हें किनसे कहा कि तुम्हारी माँ को वापस जिंदा कर सकते हैं? तभी ये हॉलो इचिको से कहता है और वो मॉन्स्टर कहता है हाँ मैंने ही उन दोनों को मारा है। जब मैं जिंदा था एक सीरियल किलर था, तो उस बच्चे की माँ मेरे आखिरी शिकार बनी। उस बच्चे की माँ काफी हिम्मत वाली थी, अपनी आखिरी सांसों तक उस बच्चे की हिफाजत की और मैंने उसे मार डाला और उस बच्ची ने मेरी टांग पकड़ ली, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ बैलेंस होकर खाई से नीचे गिर गया। वहीं पर मेरी मौत हो गई थी और मेरी मौत के बाद मैं एक हॉलो बन गया। लेकिन मैंने हमेशा के लिए उस बच्चे की सोल को हमेशा के लिए मैंने उस तोते के अंदर सील कर दिया और मैंने उससे कहा अगर 3 महीनों तक और इस तोते के रूप में मुझसे कामयाब रहे तो मैं इसकी माँ को जिंदा कर दूंगा। लेकिन तुम भी जानते हो कि ये नामुमकिन है। लेकिन उस बेबी को बच्चे ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और मैं बाकी सभी को मारता गया जिसने भी उस तोते को अपने पास रखा। और ये सुनकर इचिको को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी के मॉन्स्टर को पकड़कर उसके मुंह पे एक पंच मारता है और इसकी जीभ को इसके मुंह से बाहर निकाल देता है और इसे एक ही स्ट्राइक में मार गिराता है। तभी इस हॉलो के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट आ जाता है जो कि गेट ऑफ हेल होता है। इचिको कहता है ये क्या है रोकिया, ये कैसा गेट है? रोकिया कहता है ये गेट ऑफ हेल है, जो मरने से पहले बहुत ही ज्यादा पाप करते हैं उसको इस गेट के जरिए नर्क में भेज दिया जाता है। और इस गेट की बाहर से एक हाथ बाहर निकलता है और इस हॉलो को पकड़कर इस गेट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों न इस बच्ची को इसके मदर के पास ही भेज दिया जाए, यानी कि सोल सोसाइटी में, जिसके लिए बच्चा भी मान जाता है। जाने से पहले कुछ प्यारे अल्फाज चैट से कहता है और साथ ही साथ इसका शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों के बाद रोकिया काफी ज्यादा परेशान थी कि मुझे इस गीगा यूनिफॉर्म के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है और इसका हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। और वो कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे टाइम रहते सब कुछ ठीक करना होगा। और इस तरफ इचिको रोकिया के लिए ब्रेकफास्ट ले आता होता है और वो देखता है कि रोकिया अपने कमरे में है ही नहीं और इसीलिए उस ब्रेकफास्ट को वो खुद ही खा लेता है। और नीचे यूजो और कारिन नीचे खाना खा रही होती है और वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि भैया आजकल खूब अजीब सा बिहेव कर रही है, खाना भी बहुत ज्यादा खाते हैं और पूरा दिन अपने कमरे में ही रहता है। उसके पिता कहता है इचिको अब 15 साल का हो चुका है और एक 15 साल का बच्चा कमरे में बंद करके एक ही चीज कर सकता है। और तभी इचिको उड़ता उड़ता यहाँ पे आता है और अपने डैड के मुंह पे एक ही लात मारता है और वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो मेरे बहने को सामने, और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? उसके बाद हम उरेरू और जिंटाई 2 बच्चे को देखते हैं जो कि आपस में खेल रही होती है। खेलते खेलते उरेरू को जिंटा उन्हें परेशान करती है और रोकिया इन दोनों के बीच में आके उन्हें रोक देती है। रोकिया कहता है हमेशा की तरह तुम दोनों मस्ती मजाक में करते हो, पढ़ाई कर ली तुमने? तुम्हारे बॉस कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। तभी स्टोर के अंदर से एक मुच्चर बंदा आता है जिसका नाम है तेसाई। रोकिया को देखकर इसे इज्जत देने लगती है। रोकिया को देखने के साथ ही इसे लेडी दुक्चकी कहता है। अब ये बंदा इसे क्यों बोल रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी किसो के ओराहान नाम का एक बंदा स्टोर में आता है जो कि इस स्टोर का मालिक है। ये बंदा रोकिया का वेलकम करता है और इस बंदे का सोल सोसाइटी से अच्छा खासा कनेक्शन होता है और जो चीजें रोकिया को चाहिए वो सारी चीजें इसके पास मौजूद है। अब रोकिया की हालत को देखकर वो हारा रोकिया से कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, जल्दी इसका कुछ बंदोबस्त कर लो, किसी गीगाई फॉर्म में रहना काफी टॉक्सिक हो सकता है। और रोकिया जिस चीज के लिए यहाँ पर आई थी उसे ये चीज यहाँ पे मिल जाती है। अगली सुबह अपनी गीगाई फॉर्म को रीडिजाइन करके यहाँ पे आती है जिसे देखकर कॉलेज के सारे लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। रोकिया
रोकिया इचिको से बात करने के लिए अकेले में बुलाती है और रोकिया उसके बात ना मानकर उसको बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। और ये देखकर उसके क्लासमेट यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, ये क्यूट सी लड़की कितनी डरवानी है। रोकिया इचिको को सब्स्टिट्यूट पिल्स दे देती है जिसकी मदद से इचिको को हर वक्त रोकिया की मदद नहीं पड़ेगी अपने शिनिगामी फॉर्म में आने के लिए। साथ ही साथ इसके बॉडी के अंदर एक सब्स्टिट्यूट सोल भी आ जाएगी, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में एक असली इंसान की तरह बिहेव करेगा। रोकिया कहता है मैं तुम्हें इसलिए ये दे रही हूँ क्योंकि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम्हारे सोल को अपने बॉडी से खुद ही अलग करना होगा। लेकिन ये बतख किस शेप में क्यों है? और इचिको जैसे ही सब्स्टिट्यूट पिल्स को खाता है और उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और रोकिया कहता है कि तुम्हारे अब मरे हुए बॉडी में भी एक नकली सोल आ चुका है और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम असली बॉडी में जैसे रहते थे, जैसे तुम रिएक्ट करते थे, ये सोल भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। अभी रोकिया को एक नया मिशन मिल जाता है। अरे तुम पागल हो क्या? ये चिलगोजा बिल्कुल मेरे जैसा नहीं दिखता है। लेकिन रोकिया इसकी एक नहीं सुनती है और इसको घसीट कर यहाँ से ले जाती है और ये फेक इचिको एक शैतानी हंसी हंसता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शॉप की ओनर रोकिया ने जिस कैप्सूल को बॉक्स से ले गई थी और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट डिफेक्टिव आइटम लिखा हुआ है और ये देखकर जिंटा उरुरु को डांटने लग जाती है, आखिर तुमने उसे डिफेक्टिव पिल्स दे दी जो कि देना नहीं था। और उसके फादर कहता है ये तो गड़बड़ हो गई भाई, अब तो बहुत बुरा होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी इस मामले को सॉल्व करना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे फेक इचिको खुद को आजाद और बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा था। स्कूल के अंदर रिसिस में दोस्तों के साथ रेस कर रही थी और तभी फेक इचिको एक जंप लगाता है और स्कूल के अंदर आ जाता है खिड़की से। ये देखकर ताक्सुमी और ओरिहिमे हैरान हो जाती है, भाई इसको क्या हो गया? फेक पर्सन बोलता है कि ये 9 गिर थे ना, लेकिन असली इचिको एक हॉलो के साथ लड़ रहा है। इचिको को कुछ ठीक नहीं लग रहा है और क्लास में सभी बच्चे समझ जाते हैं कि ये इचिको नहीं है, कि तुम सब यहाँ पे कैसे आई यहाँ? इचिको कहता है तुम सब अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता मैं कूद के आया हूँ नीचे से? लड़की कहता है ऐसा नहीं हो सकता, 4 मंजिलों तक जंप करना कोई मजाक नहीं है। तभी फेक इचिको ओरिहिमे के पास आ जाता है और वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा रील चलाने वाली लागिन, क्या तुम अपना नाम बता सकती हो? ओरिहिमे के हाथ पर किस कर देता है और ये देखकर क्लास की सारी गुड़िया जेलस फील करने लगती है। तभी ताक्सुकी इचिको को दूर लेके जाती है, साले ये क्या हरकतें कर रहा है तू, सामने से देखने पर तुम भी बाकियों से कम नहीं, तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो। ये देखकर सारे लड़कियां जो कि जेलस फील कर रही ट्रॉमेटाइज हो जाती है। भाई इचिको तो ठरकी निकला। दूसरी तरफ रोकिया और इचिको के क्लास की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी वो लोग देखते हैं क्लास की खिड़की से एक डेस्क बाहर आती है और ये काम काकुकी ने किया था, जो कि फेक इचिको के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फेक इचिको कहता है कि मैंने तुम्हें बस किस किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मेरे ऊपर पागलों की तरह डेस्क वगैरह फेंक रही हो। और तभी रोकिया यहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर फेक इचिको काफी बुरी तरह से डर जाती है, खिड़की के थ्रू यहाँ से भागने लग जाती है। तभी असली इचिको यहाँ पे आ जाता है। फेक इचिको रियल इचिको के ऊपर हमला कर देते हैं। इचिको अपने ही बॉडी के ऊपर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि अगर ये फेक इचिको के ऊपर हमला करेगा तो इसके खुद के शरीर को भी फर्क पड़ेगी। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इचिको हवा में मुक्के क्यों मार रहा है भाई, क्योंकि असली इचिको को कोई नहीं देख सकता था क्योंकि वो एक सोल रिपर है ऑफ कोर्स, और ओरिहिमे असली वाली इचिको को महसूस कर सकती है। तभी फेक इचिको खिड़की से नीचे कूद जाता है और इचिको की बॉडी के साथ वहाँ से भाग जाता है। रोकिया यहाँ पे समझ जाती है कि हमें स्मार्ट सोल को पकड़ना होगा, ये सोल डिफेक्टेड है। और इचिको पूछता है कि ये मॉड सोल क्या होता है। फिर रोकिया बताती है कि मॉड सोल मतलब कि कुछ साल पहले सोल सोसाइटी के अंदर एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जहाँ पर इन मॉडिफाइड सोल्स को मुर्दा शरीर में डाला जाता था ताकि वो हॉलो से निपट सके, लेकिन आगे चलकर उन्हें अपने फैसलों पर रिग्रेट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो मुर्दा शरीर होते हैं इनके बॉडीज का मिसयूज है, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे चलकर रोक दिया गया था और साथ ही साथ जितने भी मॉडिफाइड सोल्स है इन सभी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे गया था। और ये सारी मॉड सोल्स में ही से ही एक है इचिको, हमें जल्द ही जल्द इसको निपटाना होगा वरना बहुत ही सारा गड़बड़ हो सकती है। और अब ये सभी लोग इसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर हम इस मॉड सोल को देखते हैं जो कि मजे कर रहा होता है इंसानों के भी हवा में जंप लगाता है ऊंची ऊंची। तभी इसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो कि BGMI खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा कहता है ये तो बहुत ही बोरिंग है यार, लेकिन इनमें से एक बच्चा अपने ही बनाए कैरेक्टर में कहने लगता है कि क्या बकवास कैरेक्टर है ये मुझे इसे डिलीट करना होगा। ये मेरी बात बिल्कुल भी सुनता नहीं है। इस बात को मॉड सोल अपने ऊपर ले लेता है। फेक इचिको को याद आता है कि कैसे उन्हें अपने फायदे के लिए उसे बनाया गया था, उन लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से। और ये सोचते ही फेक इचिको को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर इस बच्चे पर हमला करने के लिए आगे आ जाते हैं। पर तभी इचिको यहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और वहाँ पे हुरेरू बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उरोरो ने रोकिया को वो गलत कैप्सूल दिए थे जिसकी
वजह से ये लफड़ा हो चुका है। और उसके गार्जियन कहता है, अरे घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिंता और तेसाई भी यहाँ पे आ जाता है और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस मॉर्ट सोल को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ ये लड़के हैरान हो जाते हैं कि सामने जो लड़का है इचिको, एक लड़ किससे रहा है। दरअसल ये सब्सिट्यूट सोल जो कि इचिको के साथ लड़ रही होती है, जिसे कि ये बच्चे देख नहीं पाते हैं। और रोकिया भी यहाँ पे आ जाती है। असली इचिको बोलता है कि तुम हो तो मेरी ही पैदाइश, लगता है मुझे थोड़ा शांति से काम लेना होगा, तभी तुम्हारे मूव्स को समझ पाऊंगा। और यहाँ पे रियल इचिको फेक इचिको के मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करता है और उसे ध्यान से देखता है। और तब ये मॉर्ट सोल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इचिको को इसके सारे मूवमेंट्स के बदला पता चल गया था। इचिको जैसे ही इनका पीछे जाने लगता है तभी रोकिया को इनका नया मिशन मिल जाता है क्योंकि इसके पास में ही एक हॉलो दिखा है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और ना चाहते हुए भी इचिको को इसकी बात माननी पड़ती है। और यहाँ पे ये तीनों बच्चे अपने टीचर को बताता है कि हमारे ऊपर एक हाई स्कूल की बच्चे हमला कर दिया था और उसके ऑरेंज बाल थे, लेकिन इनके टीचर उनको ही BGMI खेलने के लिए डांटने लगते हैं। यहाँ पे मॉर्ट सोल किसी के घर के ऊपर भाग रहे होते हैं और भागते हुए बोलता है कि वो सोल रीपर और उन बच्चों ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। और तभी अचानक से उसे एक हॉलो की प्रेजेंट फील होता है और वो सोचता है कि हमें उसे बच्चे को बचाना चाहिए। तभी एक हॉलो उन बच्चे के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे रोकिया का फोन खराब हो चुका था और हॉलो को लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाती है और तभी ये हॉलो उन बच्चे के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन फेक इचिको आकर इस हॉलो के ऊपर एक अटैक कर देती है। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे जोरदार एक इनविजिबल धमाका हो जाता है जिसकी वजह से ये बच्चे दूर जाके गिरते हैं। लेकिन फेक इचिको इस हॉलो पर हमला कर देते हैं। तभी ये हॉलो मॉर्ट सोल के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से इचिको का शरीर घायल हो जाता है। और इचिको को किसी अदृश्य चीज से लड़ते हुए देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इचिको और रोकिया भी उस एक्सप्लोजन की आवाज को सुनकर उस हॉलो की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फेक इचिको एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और उसके पीछे पीछे एक हॉलो भी आ जाता है। अब वो फेक इचिको पूरी तरह से फंस चुका था, इसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं बचता है। और तभी ये हॉलो कहता है, अगर तुम मेरे खाने में दखलअंदाजी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम इतने ताकतवर भी नहीं कि मेरे साथ लड़ सको। और फेक इचिको को ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी असली इचिको यहाँ पे आ जाता है और इसके हाथ को काट देता है। क्यों, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? रियल इचिको बोलता है, साला ये किसका शरीर है? तभी ये हॉलो दोबारा से उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार दोनों मिलकर इस पे हमला करते हैं, इसे मार गिराते हैं। तभी दोनों इचिको देखता है कि वो हॉलो उस बच्चों के ऊपर बढ़ते हैं और फेक इचिको तेजी से उस हॉलो की तरफ आगे बढ़ते हैं उसे रोकने के लिए और इसके मुंह पर एक मारता है जिसकी वजह से ये हॉलो आसमान में ही गायब हो जाता है। लेकिन फेक इचिको बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन रियल इचिको तभी उसे पकड़ लेता है। इचिको नीचे उन बच्चों को देखता है और समझ जाता है कि वो मॉर्ट सोल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इचिको मॉर्ट सोल से कहता है, तुम तो उनसे नफरत करते थे ना? फेक इचिको कहता है कि अगर मैं उनको नहीं बचाता तो वो मर जाते थे और मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे बनाने के बाद ही सोसाइटी ने मुझे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरे जन्म के बाद ही मेरी मौत का फैसला हो चुका था। जब मैं किसी को गायब होते हुए देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और बस एक ही बात सोचता रहता हूँ कि कोई मेरा किस्मत का फैसला क्यों करेगा? मैं कब मरूंगा है? मैं खुद ये फैसला क्यों नहीं कर सकता? किसको मरना है और किसको जीना है इसके बारे में खुद नहीं डिसाइड कर सकता है क्या? मैं किसी को नहीं मारूंगा और मैं खुद को मरते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। और ये सुनकर इचिको को थोड़ा बुरा फील होता है इसके लिए। तभी ईसुके उराहरा यहाँ पे आ जाता है। उराहरा अपनी स्टिक को मॉर्ट सोल के सर पर मारता है जिसकी वजह से मॉर्ट सोल की जो गोली थी वो बाहर आ जाता है और वो मॉर्ट सोल इचिको की बॉडी से बाहर आ जाता है। चलो मामला खत्म हो गया। इचिको कहता है, ये रुको, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो और तुम इसके साथ क्या करने वाले हो और तुम मुझे देख भी सकते हो? आखिर तुम लोग हो कौन? तभी रोकिया यहाँ पे आ जाती है। रोकिया इसके हाथ से उस पिल को ले लेती है कि भूलो मत, तुमने मुझे इसे बेचा था। लोग कहते हैं लेकिन ये तो सोल सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है ना, हमें इस मॉर्ट सोल को खत्म करना होगा। रोकिया, तुम लोग कब से सोल सोसाइटी के रूल्स को मानने लग गए? हाँ। फिर वो कहता है, ठीक है फिर चलते रहना, अगर इसके चक्कर में कोई प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो रोते हुए मेरे पास मत आना। और रोकिया डिसाइड करती है कि इस मॉर्ट सोल को अपने पास रखेगी और रोकिया उस मॉर्ट सोल की पिल को उसको वापस दे देती है। इसके बाद रोकिया और इचिको अपने घर जा रहे थे। हाँ गाइस, इनका घर एक ही है, एक तरह से लिविंग में ही रहते हैं ये लोग। इचिको का सोल दर्द करने लगता है और इस मॉर्ट सोल की पिल को गालियां देने लगते हैं और इचिको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका शोल्डर कट चुका है। वो सोचता है कि मैं बॉडी जिम कैसे बनाऊंगा। वो रोकिया से बोलता है कि मुझे इसे मारना है, मैं इसे क्या से मारूंगा। लेकिन रोकिया कहता है, अगर तुम्हें इसे जिंदा करना है तो तुम्हें किसी मरे हुए बॉडी के ऊपर इसे तुम्हें इंजेक्ट करना होगा। और तभी उसे एक टेडी बियर मिलता है जो कि कचरे के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो रोकिया से पूछता है कि इंसान के शरीर के ऊपर क्या यह बाकी चीजों से भी
भी काम करता है? रोकिया कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। और इचिको इस स्टॉप टॉय के अंदर उस पिल को डाल देते हैं और ये टॉय कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। इचिको इसे घुमाने लगता है और तभी अचानक से ये टॉय जिंदा हो जाता है और इचिको को गालियां देकर दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है कि मैं इतना छोटा कैसे हो गया। और इचिको बदला लेने की टोन में कहता है, इचिको कहता है तुझे नहीं लगता कि मेरे बातचीत खत्म हुई थी, है ना? अगली सुबह इचिको को ये टॉय उठाने लगता है और इचिको इसे पकड़कर दूर फेंक देता है और इचिको उसे दूर फेंक देता है और उसे तंग न करने की सलाह देता है। और इचिको ने इसका नाम कौन रखा था? इचिको कहता है कि गाइस ऑन पार्कन ये एक बहुत बड़ा नाम है और मैं इतना बड़ा नाम नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें कौन कह रहा हूँ। लेकिन कौन नाम मॉड सोल को पसंद नहीं आता है। इचिको को इसका नाम काई रखने के लिए कहता है। काई इसे क्या? अरे मुझे नहीं पसंद है वो। तभी रोकिया अलमारी से बाहर निकालती है और कौन के ऊपर पैर रख देती है, लेकिन कौन गुस्सा होने की वजह सो जाती है। उसके बाद रोकिया गुस्से से उसे मारने लगती है और तभी यूजो यहाँ पे आ जाती है और इचिको जल्दी से रोकिया और कौन को अलमारी में बंद कर देती है। और उसके बहन कहते हैं कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब जल्दी से स्कूल जाइए। और फिर इचिको जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। अब इचिको जाने के बाद रोकिया से पूछता है क्या इसने दोबारा से सुजुकी की मेमोरीज म्यूरेज कर दिया क्या? रोकिया हाँ में जवाब देती है। उसके बाद इचिको जैसे ही आज का डेट देखता है तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। क्लास में ओरीहिमे और इनके सारे दोस्त आपस में बात कर रही थी। तभी हम एक नए बंदे को देखते हैं, चश्मे वाला, और इस बंदे का नाम है ओरियो इशिवाला। और इचिको भी क्लास में आ जाता है। इचिको को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। इचिको भी हंसकर जवाब देता है, लेकिन इन सभी को इको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और इत्सुकी आज की डेट को चेक करती है और आज 16 जून होती। तात्सुकी समझ जाते हैं कि आज इचिको इतना सीरियस क्यों है। अब तात्सुकी भी सीरियस हो जाती है और ओरीहिमे से कहने लगती है कि कल इत्सुकी स्कूल नहीं आएगा। उसके बाद रात हो जाती है और रोकिया से पूछता है कि मैं कल शिमुगामी से काम के लिए छुट्टी ले सकता हूँ क्या? और तभी रोकिया कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम आज सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। दरअसल कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। कल के दिन ही मेरी माँ की मौत हुई थी, या फिर मैं ये कहूँ कि कल के दिन उन्हें मारा गया था। ओरीहिमे इचिको के लिए परेशान थी और हम दूसरी तरफ इचिको को देखते हैं जो कि इसके सपने में उसकी माँ की डेथ सीन आती है। उसके बाद फाइनली हम सोल सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पे एक सोल रीपर एक दूसरे सोल रीपर्स को ऑर्डर देती है कि इसे रोकिया को वापस सोल सोसाइटी में लेना आना है, क्योंकि किसी वजह से वो काफी टाइम से ह्यूमन वर्ल्ड में ही है। तो जल्दी पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या है। दूसरे सोल रीपर को अंदाजा हो चुका था कि रोकिया को बुलाने का कारण कुछ और ही है। ये तो बस एक बहाना है कि उसने ज्यादा टाइम तक वहाँ पे बिता लिया है। ये बंदा ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाता है रोकिया को ढूंढने के लिए। यहाँ पर इचिको सपना देखता है कि एक दिन ये अपने माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकला था। बारिश वाले दिन में तो एक लड़की पानी में छलांग लगाने हुई है। इचिको उस लड़की को जान बचाने के लिए आगे बढ़ी है और जब लौट के वापस आता है तो वो देखता है कि उस मॉम मरी है। उसके बाद हम दोबारा से हॉलोज की उसी प्लेस को देखते हैं और इस जगह का नाम आता है वेक्यू मुंडो। और एक हॉलो को देखते हैं और ये हॉलो वही होता है जिसने ओरीहिमे के भाई को हॉलो में बदला था। यहाँ पे इचिको और उसकी फैमिली उसकी मॉम की डेथ के पास जाते हैं। इतनी दूर तक पैदल चलने की वजह से यूजू काफी ज्यादा थक जाती है। तभी उसे एक्साइटेड करने के लिए इचिको के फादर अपने हाथों के ऊपर चलना शुरू कर देती है और ये देखकर कारेन को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो आप, और अपने पिता पर ही एक जोरदार किक मार देती है जिसकी वजह से इसका बाप लुढ़कते हुए दूर कर ले जाते हैं। और तभी रोकिया भी यहाँ आ जाती है। इसे देखकर इचिको यहाँ पे घबरा जाती है। इचिको की बहन कहता है कि इसका चेहरा कभी देखा देखा लग रहा है, क्या इससे मैं कभी मिल चुका हूँ? उसके बाद इचिको रोकिया के हाथ को पकड़कर वहाँ से चला जाता है। इचिको रोकिया को जंगल के बीच ले जाता है। फिर वो रोकिया को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रोकिया कहता है कि अगर बाई चांस तुम्हारे ऊपर कोई हॉलो ने हमला कर दिया तो अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम क्या करोगे? उसके बाद इचिको कहता है अगर पीछा करना ही है तो थोड़ा छुपके भी कर सकते हो ना। उसके बाद रोकिया थोड़ा सीरियस हो जाती है और उससे बोलता है कि दूसरा तुम्हारी मॉम को किसने मार दिया था, तो उन्हें किसने मारा था? फिर इचिको कहता है कि मैं नहीं जानता और इससे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं। वो कहता है कि मतलब है, तुमने कहा था कि तुम बचपन से ही स्पिरिट को देख सकते हो। वो कहता है कि जिसने तुम्हारी मॉम को मारा था क्या यह हॉलो था? और ये सुनकर इचिको थोड़ा सा पैनिक कर जाता है और हम एक पेड़ के पीछे उसी सोल रीपर को देखते हैं जो कि सोल सोसाइटी से रोकिया को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था और चुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है। और रोकिया कहती है जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल इतना ज्यादा है कि तुम किसी भी स्पिरिट को देख भी सकते हो और उसे महसूस भी कर सकते हो बचपन से ही, और इसीलिए शायद वो हॉलो तुम्हारे पीछे पड़ रहा हुआ आता है और वो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन उसने गलती से तुम्हारी जगह तुम्हारी मॉम को मार दिया। बस करो, मैं ये सब और सुनना नहीं चाहता, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। वो कहता है मॉम को मारने वाला कोई हॉलो नहीं बल्कि वो मैं खुद था। ये सुनकर रोकिया
हैरान हो जाती है और इचिको ऐसा क्यों कह रहा है और इचिको यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं। ओरिहिमे इसुको की बचपन के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन तात्सुकी इसे बताती है कि जब मैं पहली बार तात्सुकी से मिली थी उसके बालों का रंग काफी ज्यादा अजीब था। वो मेरी डोजो पे आया था अपने खूबसूरत मॉम के साथ और अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखता था और वो बेवकूफ बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वहाँ सबसे पहले मैं ही थी जिसने उसे रुलाया था। जैसे ही इचिको अपनी मॉम को देखता था और वो एकदम से मुस्कुराने लगता था और उसकी इसी बात से मुझे नफरत थी, क्योंकि एक लड़का जो एक लड़की से हार गया हो उस तरह से मुस्कुराना नहीं चाहिए। और ऐसे ही करते करते हमारी उम्र 9 साल हो गई और उसकी मॉम गुजर चुकी थी और उस समय तक भी वो इस बात से एक डरपोक था, हमेशा अपनी मॉम के पल्लू में छुपने वाला। और बस उसकी मॉम गुजर गई। उसके बाद से इचिको स्कूल नहीं आया। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी और मैं उसे देखने के लिए चली गई थी। मैं इचिको को एक नदी के किनारे पाया जहाँ पर उसकी माँ गुजरी थी। इचिको अपनी स्कूल ड्रेस में ही था और इचिको की इस कंडीशन को देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और तात्सुकी ये बातें बोलकर रोने लग जाता है। यहाँ पर रोकिया भी काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने मॉम के बारे में पूछकर गलत कर दिया है और इचिको हर्ट हो चुका है। और तभी रोकिया के बैग से कौन बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे बैग के अंदर काफी ज्यादा गर्मी लग रही और इसकी शिकायत रोकिया से करने लगती है। और तभी रोकिया को कुछ सेंस हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगती है और तभी रोकिया की नजर उसी सोल रिपर पर जाती है जो कि उसे लेने यहाँ पे आया था और ये देखकर उसे हैरान हो जाती है। कौन डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है और वो सोल रिपर कहता है गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तो तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, है ना? रोकिया इसे देखकर घबरा जाती है। इचिको अपनी मॉम के फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पे वो देखती है एक रेनी वे पर इचिको और उसकी मॉम कहीं आ रही होती है। तभी इचिको के ऊपर एक ट्रक पानी बहाकर चला जाता है और उसकी मॉम कहती है तुम इस साइड जाओ और मैं रोड से किस साइड जाऊंगा, ठीक है बच्चे? इचिको नहीं मॉम, अब बेकार में ही चिंता कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी रेनकोट पहना हुआ है। ये देखो यहाँ किस लिए आए हो, अब भूल चुके हो ना, मैं आपकी रक्षा करूंगा उन सारी चीजों से। अच्छा बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें रोड की इस साइड से नहीं चलने देती, है ना, क्योंकि तुमने अब तक सुबी को नहीं हराया था। जब तुम तात्सुकी को हरा दोगे तो तुम रोड की इस साइड पे आ सकते हो। इचिको कहता है मॉम क्या मैं आपके हाथ पकड़ सकता हूँ? और इचिको की मॉम अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। उसके बाद हम एक रिवर को देखते हैं जहाँ से वो दोनों गुजर रहे थे। इचिको को एक लड़की दिखाई देती है एक नदी के किनारे खड़ी हुई और इचिको को लगता है कि ये लड़की आत्महत्या करने वाली है, जिसे बचाने के लिए वो आगे बढ़ने लगती उस नदी की तरफ और उसे रोकने के लिए उसके मॉम भी उसे भागने लगती है। और जैसे ही इचिको उस लड़की को पकड़ता है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और हर जगह अंधेरा सा छा जाता है। और जब उसकी आंखें खुलता है तो उसकी मॉम मर थी। इचिको अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ है और अपने मन में सोच रहा होता है कि फादर ने मेरा नाम इचिको रखा, जिसका मतलब होता है किसी चीज की रक्षा करना जिसे आप दिल से प्यार करते हो। जब से मुझे ये पता चला कि मैंने ठान लिया कि मैं इसकी रक्षा करूं, मैं इसमें नाकामयाब रहा और मैं वहाँ पे बैठे बैठे रो रही। मैं अपने मॉम को बचा नहीं पाया। मेरे दोनों बहनें हैं और मेरे पापा भी मेरे मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब मेरे मॉम मेरे पास थी तो मैं बहुत खुश थे और उन्होंने हमसे छीन ले गया, वो भी मेरी वजह से। इचिको ये सारी बातें याद करने लगता है। इसके बाद हम इचिको की मॉम को ग्रीप को देखते हैं। इचिको की मॉम का नाम मासाकी कुसाकी होता है। यूजो और कारेन दोनों अपनी मॉम के लिए प्रे करते हैं और यूजो रोने लगती है जिसे देखकर, और कारेन कहती है कि यूजो तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम हर बार मॉम की ग्रीप के सामने आकर रोने लगती हो। हम 11 साल के हो गई, तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मॉम को बहुत ही बुरा लगेगा। और तभी इचिको की डैड भी यहाँ पे आ जाती है और अपनी बेटी को हंसाने की कोशिश करने लगती है और एक अजीब सा डांस करने लगता है जिसे देखकर कारेन को गुस्सा आ जाता है और इस बंदे को एक जोरदार लात बांध देती है जिसकी वजह से ये दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ हम रोकिया और उसी सोल रिपर को देखते हैं। तुम वही फेमस रोकिया हो ना तो कुलची की फैमिली ने अडॉप्ट किया था? मैं हूँ इकिचिरो साइडो, मैं तुमसे 2 क्लास आगे था बट मैं भी सोल सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस। तुमने कहीं तो मेरा नाम सुना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। और इसकी ऑरा का लेवल -999 हो जाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है रोकिया। यहाँ पर कौन बहुत ही ज्यादा घबरा हुआ था, इचिको को ही ढूंढ रहा होता है और वो टेडी उसे सारी बात बताने लग जाती है कि रोकिया के सामने कुछ सोल सोसाइटी का मेंबर आ चुका है। यहाँ पर ये बंदा रोकिया से कहता है कि तुम अभी तक वापस सोल सोसाइटी क्यों नहीं गई हो, क्योंकि हर दिन मुझे एक नया मिशन मिल रहा है जिस चक्कर में मैं वहाँ पे वापस नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ पर मुझे लगता है तुम्हें उस ऑरेंज बाल वाले लड़के से प्यार हो चुका है। और ये सुनकर रोकिया को गुस्सा आ जाता है और इस पे हमला करने लगता है। और तभी इकिचिरो बोलता है कि अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा और दूसरा रास्ता ये है, मैं तुम्हें जख्मी कर वापस सोल सोसाइटी में ले जाऊं। वो अपनी तलवार को बाहर निकल लेता है और तभी इचिको यहाँ पे आ जाता है। वो सोल सोसाइटी वाला मेंबर कहता है तुम कौन? रोकिया कहता है तुम इस मामले से दूर रहो। इचिको रोकिया से कहता है शट अप, मैं तुम्हारी जगह सोल रिपर हूँ। सब्स्टिट्यूट सोल रिपर रोकिया का, कि तुम्हें मालूम ही होगा ये कितना बड़ा जुर्म है ना? पर अब करे तो करे क्या, एक हत्यारा से लड़ने में मजा नहीं आता जो मजा एक सोल रिपर की तलवार से लड़ने में आता है। चलो इसका मजा लिया जाए। तब इकिचिरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ जाता है और तभी इसके
उस कॉर्न के अंदर से वो पिल को बाहर निकल के खा जाता है और उसकी बॉडी से उस सोल बाहर आ जाती है और अपनी सोल रीपर वाली फॉर्म में आ जाती है। और वो सोल रीपर कहता है मजेदार, तुम एक इंसान होके भी खुद को ट्रांसफर कर सकती हो, ये खासियत तुमसे कहाँ से आई? यहाँ इसी को कहता है क्या तू मेरा टीचर है जो इतना सवाल कर रहा है? मैं तुम्हें इतना सब क्यों बचाऊंगा, तुम अब बच नहीं पाओगे। और तभी रोकिया इचिको से लड़ने को मना करती है, लेकिन इचिको इसकी एक नहीं सुनता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर कारेन और यूसुफ प्रे करता है और तभी कारेन को किसी हॉलो की प्रेजेंट सेंस हो जाती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी उसके सामने एक हॉलो आ जाता है जिसे देखकर कारेन घबरा जाती है। यहाँ पर दो सोल रीपर आपस में लड़ना शुरू कर देता है और रोकिया के फोन में वो हॉलो डिटेक्ट हो जाता है। सभी लोग लड़ाई को रोक कर उसे हॉलो के बारे में बताते हैं। सोल रीपर कहता है ये हॉलो काफी ज्यादा ताकतवर लगते हैं। ये सुनकर इचिको और कॉर्न काफी ज्यादा घबराने लगता है, भाई ये बन रहा है जब ये ज्यादा ताकतवर है। रोकिया कहता है मैं इसी वक्त निकलना होगा, तुम्हारा परिवार खतरे में है, हॉलो तुम्हारे सिस्टर के सामने है। ये सुनकर इचिको घबरा जाता है और उस हॉलो के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कारेन और ओजो को पकड़ लिया है हॉलो ने और यहाँ पर यह हॉलो यूजो को पकड़ लेता है और इसे खाने ही वाला होता है। और तभी सही वक्त पर इचिको यहाँ पे आ जाता है और यूजो की जान बचा लेता है, लेकिन इस हॉलो ने कारेन को पकड़ के रखा था और ये देखकर इचिको घबरा जाता है और रोकिया और इकिचिरो भी यहाँ पे आ जाता है। तभी हम एक लड़की को यहाँ पे देखते हैं जिसे देखकर इचिको हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसे बचाने के चक्कर में इचिको ने उसकी मॉम को खो चुका था। तुम पिछले 50 सालों से सोल रीपर्स को चकमा दे रहे हो और इंसानों की सोल का शिकार करते हो। इचिको समझ जाता है कि उसकी माँ को इसी हॉलो ने मारा है। फिर वो हॉलो कहता है मैं उस दिन तुम्हें ही मारने आया था, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकियों से काफी ज्यादा अलग थी, लेकिन क्या करे औरत हमेशा से ही काफी ज्यादा लजीज है, तो मैंने पहले वो उस औरत को ही मार दिया। तो अब ये बंदा इचिको की मॉम के बारे में बात कर रहा होता है और ऐसा बोलकर हॉलो हंसने लग जाता है। इचिको ये सुनते ही गुस्से से बौखला जाता है और इस हॉलो पर हमला कर देता है, पर ये हॉलो इसके हमले को डॉज कर जाता है और ये हॉलो इचिको को पकड़ लेता है और इचिको को हर तरफ से जकड़ लेता है। तभी रोकिया एक हैंड साइन को परफॉर्म करती है, पर रोकिया का स्पेल का इस पर कोई असर नहीं होता है और रोकिया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोकिया दूर जाके गिरता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी ये हॉलो कारेन को खाने ही वाला होता है और तभी इकिचिरो यहाँ पे आकर कारेन का जान बचा लेता है और इसके हाथ को ही काट देता है, जिसका फायदा उठाकर इचिको भी फ्री हो जाता है। और तभी ये हॉलो अपने बालों को नुकीला बना लेता है और कारेन पर हमला कर देता है और तभी इकिचिरो यहाँ पे आकर इस हमले को खुद पर ले लेता है और तभी इचिको यहाँ पे आके इसको आजाद कर देता है। इकिचिरो यहाँ पे घायल हो चुका था। फिर इकिचिरो कहता है कि सोल रीपर्स का काम ही होता है हॉलोस को मारना और दूसरों की रक्षा करना। सोल रीपर्स कभी भी हॉलोस को माफ नहीं करेंगे और इसके मुंह से खून निकलने लगता है और तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इचिको रोकिया से पूछता है क्या सोल रीपर्स भी मर सकता है क्या, और रोकिया उसे चेक करने लगती है कि ये जिंदा है भी या नहीं। पर तभी रोकिया देखती है कि ये बंदा घोड़े बेच के सो रहा होता है और तभी कौन यहाँ पे आ जाता है और कारिन और यूजुको को किसी सेफ जगह पे ले जाता है और तभी इचिको इस हॉलो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और रोकिया इसे रोक लेती है और कहता है कि बेवकूफी मत करो इचिको, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। फिर वो कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, तुम मेरे बीच में मत पड़ो रोकिया। यहाँ पे कौन कारेन और यूसुफ से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना, जिस पे ये दोनों कोई भी जवाब नहीं देते हैं और बुरी तरह से इसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कौन परेशान हो जाता है और यहाँ पे इचिको इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन ये हॉलो हर बार इचिको के हमले को डॉज कर जाता है और तभी ये हॉलो इचिको के ऊपर हमला कर देता है और इचिको अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसे रोक देता है, लेकिन इसके नाखून लंबे होकर इचिको के शरीर में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इचिको घायल हो जाता है। रोकिया कहता है इचिको पीछे हट जाओ। फिर इचिको कहता है रोकिया तुम पीछे रहो, मेरे पास मत आना, मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। अगर मेरे हाथ भी कट जाता है, मेरा पैर भी कट जाता है, मैं तब भी इसे मार कर ही रहूंगा। और तभी ये हॉलो उसके सामने उसका मॉम का एक पपेट बना देता है और ये देखकर इचिको बुरी तरह से घबरा जाता है और फिर वो हॉलो कहता है कि चाहे कोई सोल कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो कितना भी निर्दयी हो, लेकिन वो एक इंसान को कभी नहीं मार सकता जिसे वो दिल से चाहता हो। मैं अब तक सारे सोल रीपर्स को चकमा देते आया हूँ, पर तुम्हारे लिए ये इंसान वो है जिसे तुम चाहकर भी नहीं मार सकते। रोकिया इचिको की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी रोकिया को अपनी कैप्टन की बात याद आती है, जहाँ पे इसका कैप्टन इससे कहता है कि ये फाइट दो तरह के होते हैं, हमें हमेशा दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। पहला किसी की लाइफ को बचाने की तरीका और दूसरा किसी की गुरूर को बचाने का तरीका। लेकिन रोकिया समझ जाती है और ये लड़ाई गुरूर की लड़ाई है। अभी
इचिको अपने ऑनर के लिए लड़ रहा है और फिर इचिको के लिए प्रे करने लगता है। और दूसरी तरफ इकिचिरो यह बंदा मस्त सो रहा था और वो अचानक से उठ जाता है और वो इचिको की तरफ जाने लगता है और इचिको इसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी ये हॉलो इचिको की मॉम को पपेट को इसको आगे कर देता है और ये देखकर इचिको रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर ये हॉलो दोबारा से अपने बालों को नुकीला बनाकर उसके अंदर घुसा देता है। ये देखकर रोकिया और इकिचिरो हैरान हो जाता है। उसके बाद ये हॉलो इचिको के ऊपर एक फाइनल हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उस पपेट के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलने जाती है और इचिको के सामने इसकी मॉम अपेयर हो जाती है और उसके मॉम कहते हैं इचिको मुझे तुम पर नाज है बच्चे, मुझे तुम सब पर नाज है, मुझे नाज है कि मैं तुमसे मिल पाई, तुम्हारा शुक्रिया इचिको, मैं बहुत ही खुश नसीब होगी तुम जैसा मुझे एक बेटा मिला। और ऐसा बोलकर इचिको की मॉम यहाँ से चली जाती है। इचिको की मॉम ये सारी बातें तब बताना चाहती थी जब वो अपनी आखिरी सांस से गिन रही थी। इचिको ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गुस्से से इस हॉलो के ऊपर एक हमला कर देता है और इचिको की स्वॉर्ड इस हॉलो के कंधे पे जाकर घुस जाती है और हॉलो बुरी तरह से घायल हो जाती है और डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। और इस हॉलो को जाने के बाद रोकिया इचिको के पास आती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है इचिको, लेकिन इचिको गुस्से से कहता है नहीं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मैंने अभी तक उससे अपना बदला नहीं लिया। और ऐसा बोलकर इचिको बेहोश हो जाता है। इचिरो से इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़का एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनेगा और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि इतने अच्छे कपल का ब्रेकअप करवा दूं। अगर सोल सोसाइटी को इस बारे में जानना है तो वो खुद पता कर लेगी। तो ऐसा बोलकर ये सोल रिपर गायब हो जाता है। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की ग्रेव के सामने रुका होता है और मॉम से माफी मांगता है क्योंकि इसकी मॉम का बदला लेने में ये नाकामयाब रहा। और तभी इचिको के फादर यहाँ पे आ जाता है और उसके फादर कहता है कि अगर तुम यहाँ पे खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारी मॉम भी यहाँ पे खुश रहेगी। और मैं स्मोकिंग करता हूँ, तुम्हारी मॉम हमेशा कहा करती थी कि मैं स्मोकिंग करते हुए काफी कूल लगता हूँ, इसीलिए मैं हर साल इसी दिन इसी समय पर यहाँ पे स्मोकिंग करता हूँ ताकि तुम्हारी मॉम मुझे कूल बनता हुआ देख सके। जिंदगी अच्छे से जियो बच्चे और हमेशा हंसते रहो वरना तुम्हारी मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। और ऐसा बोलकर इचिको के फादर यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद इचिको कहता है कि रोकिया तुम ये सारी बातें सुन रहे हो ना, मैं उस हॉलो को हराना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अपने मॉम के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये सुनकर रोकिया खुश हो जाते ही